ननद का मायका। किरण अपने घर की इकलौती बेटी है जो कि बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुई है। पार्वती और गोविंद किरण से बहुत प्यार करते हैं और उसकी कहीं कोई बात नहीं टालते। बचपन से ही किरण जिस चीज पर हाथ रखती थी पार्वती और गोविंद उसे दिलवा देते। एक रोज पार्वती का ससुर मदन उनसे कहता है, बहू बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कल को वो अपने ससुराल में भी यही करेगी। किरण की शादी के बाद वो अपनी घर की हो जाएगी। काम तो तुझे तेरा बेटा ही आएगा ना। अपने ही बच्चों में भेदभाव करके तुम किरण को जिद्दी बना रही हो। याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी। एक तो इतनी मन्नतों के बाद 7 पीढ़ी के बाद इस घर में बेटी हुई है और आपको उसकी भी कदर नहीं है। मैं भी किरण को उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने पोते का हक उससे छीन लो। मदन के लाख समझाने पर भी पार्वती नहीं मानती और हमेशा किरण की साइड लेती है। दिन बीतने लगते हैं और किरण शादी के लायक हो जाती है। मदन किरण के लिए एक अच्छा घर परिवार दिखता है। मेरी किरण की शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा शहर देखता रहे। सालों तक शादी की चर्चा होती रहनी चाहिए। मेरे बाबूजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बड़े से बड़े होटल में करूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। मदन किरण के लिए एक अच्छा परिवार दिखता है और किरण की शादी राजेश से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है। इधर मदन घनश्याम की शादी तय कर देता है। किरण भी शादी में आती है और रोने लगती है। माँ माँ मेरी अटैची चोरी हो गई, अब मैं क्या पहनूंगी शादी में। अरे रो मत मेरी बेटी, रो मत। तेरे लिए कोई कमी थोड़ी ना है इस घर में। तेरे भाई की शादी है, तू महंगी से महंगी साड़ी पहनना। दोनों माँ बेटी बाजार जाकर अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। घर आकर किरण बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, मैं चली गई तो क्या, इस घर पर हमेशा मेरा ही राज रहेगा। तभी वहां मदन आकर कहता है, तेरी शादी नहीं है जो तूने इतने महंगे और भारी कपड़े लिए और अपनी होने वाली भाभी के लिए इतने हल्के कपड़े। अरे उस बेचारी की तो शादी है। पार्वती, तुझे हमारे घर की इज्जत उड़ानी है क्या, जो किरण के कहने पर अपनी बहू के लिए इतने हल्के कपड़े लिए तूने? मैं भला क्यों ही माँ को कुछ सिखाने लगी। चुप हो जा, मुझे सब पता है। यह सब तेरा ही किया धरा है। मुझे तो डर है कि मेरे मरने के बाद पार्वती किरण के कहने पर कहीं घर ना लुटा दे। मदन रजनी के लिए भारी कपड़े और जेवर लाता है, जिन्हें देखकर किरण की आंखें उस पर टिक जाती है। ये जेवर तो मेरे पास होने चाहिए, वो गरीब रजनी के पास नहीं। रजनी और घनश्याम की शादी होती है और रजनी जैसे ही घर में प्रवेश करती है किरण उसका रास्ता रोककर कहती है, भाभी घर में तभी आ सकती हो जब मुझे जो चाहिए वो दोगी। क्या चाहिए बताइए ना। यही जो आपके गले में हार है ना, वो चाहिए मुझे। रजनी बिना सोचे एक बार में ही अपने गले से हार निकालकर किरण को दे देती है। जो चीज जिसकी होती है उसके पास पहुंच ही जाती है। ये सुनकर रजनी की आंखें भीग जाती है और घनश्याम का खून खोलने लगता है। अपने कमरे में जाते ही घनश्याम रजनी से कहता है, इस तरह देने लोगों की तो किरण कुछ नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पास। शादी होने के बाद भी अभी तक वो इस घर के हर मसलों में टांग अड़ाती है। तो मैं क्या करूं अब? किरण से दूरी रखो। अगले दिन रजनी की मुंह दिखाई होती है। सब कोई मुंह दिखाई में रजनी को कुछ न कुछ देते हैं, बस किरण को छोड़कर। 1 महीने तक किरण अपने मायके में ही रहती है और रोज रजनी को परेशान करती रहती। एक रोज पार्वती रजनी के लिए साड़ी लेकर आती है। ये देखकर किरण मन ही मन कहती है, माँ के मन में रजनी के लिए जगह बन रही है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जगह छिन जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किरण जल्दी से रसोई में जाकर रजनी के बनाए हुए खाने में बहुत सारा नमक और मिर्च मिला देती है। दोपहर में खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है। यह क्या बनाया है? दिमाग कहाँ है बहू तेरा? खाने की जगह नमक ही खिलाना है क्या बहू? और चढ़ाओ ना बहू को सर पर, और ला कर दो रोज नई नई साड़ियां। एक काम तो ठीक से होता नहीं इससे। किरण खाने की थाली छोड़कर उठ जाती है। रजनी रोने लगती है और मदन से कहती है, दादाजी मैंने खाना बहुत अच्छे से रोज की तरह बनाया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। रजनी की बातें सुनकर मदन सब समझ जाता है। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है तो रो मत। मदन पार्वती को जाकर कहता है, बहू किरण को अपने ससुराल भेज दो। उसकी शादी हो गई है, वो अब अपना घर देखे। पार्वती किरण के ससुराल जाने की सारी तैयारी करती है। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। अरे बेटा काफी दिन हो गए, वहां राजेश जी को भी तो तेरी जरूरत होगी ना, कुछ दिनों में फिर आ जाना। किरण जाने के लिए मान तो जाती है, लेकिन जाते वक्त मोटी रकम लेती है। अपने ससुराल जाने के बाद किरण आए दिन पार्वती को फोन करके रजनी के लिए सिखाती रहती।
इधर मदन की मौत हो जाती है और किरण के रास्ते का कांटा दूर हो जाता है। एक दिन किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, अब इस घर का हिस्सा कर दो। तुम्हारे जाने के बाद ये रजनी मुझे एक तुनका तक नहीं देगी। हिस्सा क्या करना है बेटा, जो कुछ मेरा है वो सब मेरे जाने के बाद घनश्याम और उसकी बीवी का है। मेरा हिस्सा? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। बेटा ये घर भी तेरा है, लेकिन हिस्सा तो तुझे तेरे ससुराल में मिलेगा ना। फिर राजेश जी तो इतना कमाते हैं, तुझे यहाँ के हिस्से की क्या जरूरत है। किरण गुस्से में फोन काट देती है। हिस्सा तो मैं अपने मायके में लेकर ही रहूंगी, चाहे फिर जो हो जाए। मेरा पति कमाता है, उससे क्या। कुछ करना होगा किरण तुझे। कुछ दिनों बाद किरण पार्वती को फिर फोन करती है और रोने लगती है। माँ, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। कहते हैं तेरे मायके वालों ने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। राजेश का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया माँ, मैं क्या करूँ अब। अगर राजेश ने कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इतनी कम उम्र में मैं विधवा कहाँ हो जाऊंगी। नहीं 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 बेटा, ऐसा मत बोल, हम है ना तेरे साथ। राजेश जी को कुछ नहीं होगा। तू बता कितना पैसे चाहिए तुझे। एक बार के लिए तो 10 लाख, फिर उसके बाद कोई नया काम शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। पार्वती रजनी की जेवर बेच देती है और वो पैसे किरण को दे देती है। किरण अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। इधर रजनी को जब पता चलता है कि उसकी जेवर पार्वती ने बेच दिए हैं तो घर में झगड़ा हो जाता है। माँ, आपने रजनी के जेवर क्यों बेचे? बचपन से तो मेरा हक किरण को देती आई हो और अब रजनी के साथ भी यही सब कर रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने चढ़ाए थे जेवर, सो मैंने ले लिया। क्या अपनी बेटी को मन नहीं देती मैं? किरण ठीक कहती है, रजनी उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अब इस घर का बंटवारा होगा। अब मेरी किरण को मैं इस घर में हिस्सा दूंगी। दे दो ना, कौन सा मेरे कहने से आप नहीं दोगी। पार्वती किरण को मायके बुला लेती है और अपनी संपत्ति का बंटवारा 3 हिस्सों में करती है। एक हिस्सा घनश्याम का, एक हिस्सा किरण का और एक हिस्सा अपना रखती है। आखिर मेरा हिस्सा मैंने ले ही लिया, माँ का हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। किरण पार्वती के कान भरती है और कहती है, देख लेना माँ, अब ये रजनी ना तेरे काम करने में नाटक करेगी। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है बेटा, मैं नौकर रख लूंगी जो मेरी सेवा करेगा और उसे ही मेरा हिस्सा भी दूंगी। माँ, मैं ही तेरे पास रह जाती हूँ, हम माँ बेटी आराम से रहेंगी। किरण के कारण घनश्याम अपना हिस्सा लेकर रजनी के साथ घर से चला जाता है। उधर किरण पार्वती से रो रो कर उसके सारे पैसे ले लेती है और आखिर में उसे अनाथ आश्रम छोड़ाती है, जहां उसे मदन की बातें याद आती है। बाबूजी ठीक कहते थे, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। और यही पछतावे में पार्वती मर जाती है।